बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 58। इस चैप्टर के में हमने तीन चीज़ें पढ़नी है। एक है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन और तीसरा लर्निंग एंड मेमोरी। जिसका पहला सेक्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बेसिक एनाटॉमी देखनी है। दूसरा हमने इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन हमारे दो ब्रेन एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक वो एरिया जो स्पीच को समझने के काम आता है, यानी वो जो स्पीच की कॉम्प्रीहेंशन होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर डिपेंडेंट होता है। दूसरा एरिया स्पीच को समझने के बाद उसको वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो जो पहला एरिया जो स्पीच को समझने के लिए काम आता है, इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, तो इस एरिया को बोलते हैं वर्निकीज एरिया। जो दूसरा एरिया जिसकी वजह से हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करके स्पीच करते हैं, इसी की वजह से स्पीच होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया प्री मोटर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर था, जबकि वर्निकीज एरिया पोस्टीरियर सुपीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर मौजूद होता है। तो दूसरा पार्ट है इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन। इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन के अंदर एक और एरिया भी आएगा जिसको बोलेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नजर आ जाएगा। तो इसका तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वो है लर्निंग एंड मेमोरी। हमने मेमोरी की क्या पढ़नी होगा कि मेमोरी की क्लासिफिकेशन देखनी है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कंटेंट मेमोरी में स्टोर होता है, और ये देखना है कि कितने टाइम के लिए होता है। तो हमने मेमोरी की दो क्लासिफिकेशन को देखना है। फिर लास्ट में हमने ये देखना है कि वो कौन कौन सी एरियाज होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, वो जो मेमोरी को कंट्रोल करते हैं, इसकी फॉर्मेशन में पार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो एनाटॉमी होती है वो आप उसको न्यूरो के अंदर पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ मैं आपको बेसिक्स ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनल लेयर होती है, ठीक हो गया। तो जो फंक्शनल लेयर होती है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वह थिन लेयर होती है, ज़्यादा थिक लेयर नहीं होती। आपको ये बात पता होगा कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पे दो जोन्स देखने को मिलते हैं, आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर। जो इनर वाइट मैटर इसको बोल सकते हैं सब कॉर्टिकल वाइट मैटर, और जो आपको आउटर ग्रे मैटर की लेयर नजर आती है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक थिन लेयर होती है न्यूरॉन्स की, और वो ब्रेन की तमाम कॉन्वोल्यूशन को, सल्कस को और गायराई को कवर करती है। आपने ये याद रखना है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर टोटल कितने न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स। एमसीक्यू में आ सकता है, तो आप इसको हाईलाइट कर लो। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम न्यूरो के अंदर पढ़ते थे तो न्यूरो के अंदर आपको दो टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, पिरामिडल और नॉन पिरामिडल। नॉन पिरामिडल के अंदर मज़ीद 4 वैरायटी की आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने बेसिक तीन कैटेगरी को देखना है फिजियो के एतबार से। तो आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। तो पहला है ग्रैनुलर या स्टीलेट, दूसरा फ्यूजिफॉर्म और तीसरा पिरामिडल। इन्हीं की शेप के ऊपर इन्हीं के नाम दिए हुए, जैसे पैरामिड लाइक होगी तो पैरामिड, फ्यूजिफॉर्म जैसे स्पिंडल शेप होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, और अगर स्टार शेप होगी तो उसको बोलेंगे स्टीलेट या ग्रैनुलर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। जो ग्रैनुलर न्यूरॉन्स होते हैं जिनको स्टीलेट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इनका शॉर्ट एक्सोन्स, और आपने इनके फंक्शन को ज़रूर याद रखना है। जो ग्रैनुलर न्यूरॉन के एक्सोन काफ़ी शॉर्ट होती है, जब एक्सोन शॉर्ट हो गए तो ये इंटर न्यूरॉन वाला काम करेंगे, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब इनकी नेचर क्या होती है, कुछ न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी होती है, चूंकि इंटर न्यूरॉन्स का काम कर रहे हैं तो इंटर न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी भी हो सकती है और इनहिबिटरी भी हो सकती है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली ग्लूटामेट, ये आपने एमसीक्यू में देखना है। जबकि इनहिबिटरी न्यूरॉन गाबा और ग्लाइसिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ग्लाइसिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेनली रिलीज होता है, तो गाबा आपने यहाँ से याद रखना है। ठीक हो गया। तो आपने पहली चीज़ इनकी इनकी एक्सोन की लेंथ क्या है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है इनकी फंक्शन क्या है, तीसरी चीज़ इनकी नेचर क्या है, एक्साइटेटरी है और इनहिबिटरी है, चौथी चीज़ ये ब्रेन के किस एरिया में मौजूद होते हैं। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम फंक्शनल एनाटॉमी को देखते हैं तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा तो उसको बोलेंगे सेंसरी कॉर्टेक्स। जिस तरह इसकी एग्जांपल आपको विजुअल कॉर्टेक्स देखने को मिलता है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, टेस्ट कॉर्टेक्स, स्मेल कॉर्टेक्स, और इसी के साथ आप कह सकते हो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जो मोटर इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो उसको बोलेंगे मोटर कॉर्टेक्स। और मोटर कॉर्टेक्स में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, और वो मोटर सॉरी कॉर्टेक्स का वो वाला पार्ट जो ना सेंसरी है ना ही मोटर है, बल्कि सेंसरी और मोटर को या सेंसरी को या मोटर को आपस में जोड़ता है। तो वो वाला इस पार्ट को बोलते हैं एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ठीक हो गया, या एसोसिएशन एरियाज। तो आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में तीन तरह के एरिया देखने को मिलते हैं, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड द एसोसिएशन एरिया। अब जो सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया, उनके अंदर आपको ये वाले न्यूरॉन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सेंसरी और एसोसिएशन एरिया में। ठीक हो गया।
इसके बाद जो पिरामिडल और फ्यूजिफॉर्म है, तो इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इनके एक्सॉन की लेंथ काफ़ी शॉर्ट थी, ठीक हो गया। जो पिरामिडल सेल्स होते हैं, इनके एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि ये दूर-दराज एरिया तक जा सकते हैं, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड तक एक्सटेंड कर सकते हैं और एक ट्रैक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। जबकि हम जो फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती हैं, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, वो जाते होते हैं थैलेमस तक। और चूंकि ये मोटर इन्फॉर्मेशन को इससे रिलेटेड है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मोटर कॉर्टेक्स में, जबकि जो ग्रैनुलर न्यूरॉन्स होते हैं, ये सेंसरी और एसोसिएशन एरिया में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू यहाँ पर छुपा हुआ है इन 4 लाइन्स के अंदर, कि आप अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अगर देखते हो न्यूरॉन्स को, तो जो ज़्यादा नंबर फाइबर होता है वो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये कोई एमसीक्यू में आ सकता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर किस टाइप के फाइबर ज़्यादा होते हैं, हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट, वर्टिकल या किसी और वैरायटी के फाइबर्स। तो आपने बताना है हॉरिजॉन्टल फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल फाइबर्स। जो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, इनका फंक्शन है अपने एडजेसेंट एरिया को जोड़ना, और वर्टिकल फाइबर्स का मेन फंक्शन होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स होती है, जिस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या कॉर्टेक्स या सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, इनको आपस में जोड़ना। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लो। यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है, यहाँ से एसएक्यू भी बन सकता है। किस तरह से कि यहाँ पे बताता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 6 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का फंक्शन हम सोमैटोसेंसरी एरिया के अंदर पढ़ चुके थे इस टॉपिक के अंदर, ये वाला। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको भी देख सकते हो, ये वाला इसके अंदर लेयर्स ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन। और आप इस पैराग्राफ को भी आपने करना है। तो हमने कहा था कि जो इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है थैलेमस की, तो वो आती है लेयर नंबर 4 में, और जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं वो लेयर 5 और लेयर 6 के जरिए लीव करते हैं। जो लेयर 5 के सिग्नल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट एरिया तक एक्सटेंड करते हैं, दूर दराज एरिया तक जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एग्जाम्पल है इसकी। और नंबर 6 वाली लेयर से जाते हैं इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पास, ठीक हो गया। और हम कह सकते हैं जो लेयर 1 और 2 और 3 हैं, ये इंट्रा कॉर्टिकल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करती है। इंट्रा कॉर्टिकल का मतलब पहले कॉर्टेक्स के अंदर ही फाइबर को प्रोसेसिंग करना है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन के दरमियान एक सर्किट बनता होता है, और इसमें लेयर 2 और लेयर 3 हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बनाती होती है कॉर्पस कैलोजम के जरिए, यानी कि जो एडजेसेंट एरियाज होते हैं उनको आपस में जोड़ती होती है। जबकि लेयर 1 और 2 हमने यहाँ पर देखा था, तो ये लेयर्स वाली रेटिकुलर फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन ले रही थी, जो लेयर 1 एंड 2 है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन का स्विच होता है, अगर ये स्विच ऑन होगा तो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और अगर इस स्विच की एक्टिविटी कम हो जाती है तो फिर हमें स्लीप वाली स्टेट हो जाती है। और अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो पे पहुंच जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कोमा। अब एनाटॉमिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को नोट करना है, वो थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम, क्योंकि थैलेमस और कॉर्टिकल सिस्टम या कॉर्टेक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह थैलेमस की इन्फॉर्मेशन जाती है लेयर 4 में, फिर लेयर 4 से इन्फॉर्मेशन दूसरी लेयर तक जाती है, फिर लेयर 6 से इन्फॉर्मेशन वापस थैलेमस तक जाती है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, लेयर 4 से गई थैलेमस से गई लेयर 4 में, ये फोकस क्यों नहीं हो पा रहा, हाँ, और वहाँ से गई है लेयर 6 में, और लेयर 6 से वापस यहाँ पे पहुँच गई। तो एक पूरा लूप बन जाता है, तो उस लूप को बोलते हैं थैलेमोकॉर्टिकल लूप। और आपने इस डायग्राम को ज़रूर देख लेना है। इस डायग्राम में ये बताता है कि इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर ट्रैक इसकी लैटरल सरफेस नजर आ रही होगी, और इसके अंदर हर थैलेमस न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट तक एक्सटेंड करता है। तो आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है इसको ड्रा करके। अब इसके बाद आपने इस पैराग्राफ को छोड़ देना है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? जो एसोसिएशन एरिया की डेफिनेशन ये थी कि ये डिफरेंट एरिया से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद उनकी एनालिसिस करते होते हैं। ये सेंसरी कॉर्टेक्स से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मोटर कॉर्टेक्स से भी, या सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एरिया जो आपके इस डायग्राम में नजर आ रहे होगी, इस वाले डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आपको पोस्टीरियरली पैराइटो-ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया, लैटरली आपको लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, और जो एंटीरियरली वो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। जो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, इसके फंक्शन हमने पढ़ने हैं और लिम्बिक के भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पैराइटो-ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। अब आपने इसकी जो पैराइटो-ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया के अंदर मजीद 4 एरियाज होते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी। तो अगर आप इसी डायग्राम को अच्छे से देख लो तो आपको टेक्स्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ पैराइटल कॉर्टेक्स का भी पार्ट होगा, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स का भी पार्ट होगा, टेम्पोरल कॉर्टेक्स का भी पार्ट होगा, और ये एसोसिएशन एरिया है। मतलब ये 3 जगह से इन्फॉर्मेशन लेगा और इनकी एनालिसिस करेगा, सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल व्हाइट मैटर।
अब इसके अंदर कौन कौन से 4 एरियाज मजीद होते हैं। तो इसके अंदर एक पहला एरिया है जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी और सराउंडिंग की बताता होता है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हुए हो तो ये एरिया इस चीज़ की एनालिसिस करता है कि आपकी बॉडी किस स्टेट में है। मिसाल के तौर पर ये एक ये बाल पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर बंदा किसी स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इस एरिया को पता चल जाता है कि ये बंदा किस पोजीशन के अंदर है। तो जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट का मतलब जो स्पेस के अंदर जिसकी बंदे की पोजीशन है और इसकी एनालिसिस करना, तो वो इसी एरिया का काम होता है। तो इस एरिया को आप बोल सकते हो स्पेशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी, और ये स्पेसिफिकली ये होता है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर। कहाँ होता है? पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर। तो इसका मेन फंक्शन यही होगा कि बंदे की रेस्टिंग के स्टेट के अंदर या डायनामिक स्टेट के अंदर पोजीशन है क्या इन्वायरमेंट के हवाले से। इसके बाद जो दूसरा एरिया है वो है वर्निकेज एरिया, और वर्निकेज एरिया लैंग्वेज को समझने के लिए काम आता है। और लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक रिटन लैंग्वेज और एक हियरिंग लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मेरा नाम बुलाया या किसी ने कोई चीज़ कुछ कहा, तो ये हियरिंग लैंग्वेज हो गया कि मैंने कोई वर्ड सुना। जब मैंने कोई वर्ड सुना तो उसके रिलेटेड मुझे कोई थॉट जनरेट होगी। जैसे एक वर्ड है गाइटन, और गाइटन जैसे ही मैंने सुना तो मुझे याद आ गया कि ये फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक हो गया। तो ये थी हियरिंग लैंग्वेज। और एक लैंग्वेज ऐसी होती है, या फिर इसको आप स्पोकन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और एक लैंग्वेज ऐसी है जिसको बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा नर्वस सिस्टम, और जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ा तो मेरे माइंड के अंदर इस वर्ड का मीनिंग पहले से तैयार हो गया, ठीक हो गया। मतलब मुझे समझ आ गया कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, कि ऐसा नर्वस सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता होता है। तो जो वर्निकेज एरिया है, ये आपकी स्पोकन लैंग्वेज को कि किसी ने आपको बुलाया, या रिटन लैंग्वेज को जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ा हुआ होता है पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर, यानी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। और आपको मैंने पहले से बताया था कि अगर दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है स्पोकन लैंग्वेज और एक होती है रिटन लैंग्वेज। और स्पोकन लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन आई है ऑडिटरी कॉर्टेक्स से, और हमने कहा था कि पहले इन्फॉर्मेशन जाती है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स से जाती है सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, और सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वर्निकेज एरिया, जो पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर होता है। लेकिन जो हम रिटन लैंग्वेज होती है, रिटन लैंग्वेज का मतलब मैंने इस वर्ड को देखा तो इन्फॉर्मेशन विजुअल सिस्टम में चलेगी, विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंच गई। तो विजुअल कॉर्टेक्स को जोड़ देना वर्निकेज एरिया, तो इनको जोड़ने वाला, इनके इनके दरमियान एक ब्रिज का काम करने वाला एंगुलर गायरस होता है। मतलब अगर एंगुलर गायरस डैमेज हो जाए तो विजुअल कॉर्टेक्स की इन्फॉर्मेशन आगे वर्निकेज एरिया तक नहीं पहुंच पाती। तो आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हो। स्पोकन लैंग्वेज में ऑडिटरी कॉर्टेक्स डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है वर्निकेज एरिया को। लेकिन जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है इसको ज़रूरत पड़ती है एंगुलर गायरस की, क्योंकि एंगुलर गायरस असल में ब्रिज का काम कर रहा है, और यही एंगुलर गायरस इन्फॉर्मेशन देता है। अगर ये एंगुलर गायरस डैमेज हो गया तो जो बंदा होगा वो विजुअल इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, वो विजुअल लैंग्वेज को या रिटन लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो वर्ड्स को देख तो पा रहा है लेकिन उनके मतलब समझ नहीं पा रहा। तो एंगुलर गायरस इसका मेन फंक्शन है विजुअल कॉर्टेक्स को जोड़ देना किसके साथ? वर्निकेज एरिया के साथ, ताकि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो सके। इसके बाद है एरिया फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट। अब जो एरिया ऑफ फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट, इसके एनाटॉमिकल लोकेशन को आप याद रख लें। तो जो ये पड़ा हुआ होता है एंटीरियर ऑक्सीपिटल लोब और पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब। तो एग्जाम के अंदर इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी आ सकती है, एरिया फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट। अब नेम्स किस तरह याद रखते होते हैं? मिसाल के तौर पर एक नेम आपने सीखा कि फेशियल रिकॉग्निशन, या एक नाम सुना आपने लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। अब आपने नाम सुना, अब नाम सुनने के बाद इस एरिया का नेम को मेमोराइज करना, ठीक हो गया। या फिर इसके नेम को स्पेसिफिक याद रखना कि लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, या फिर आप कह सकते हो पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। तो जो नाम को याद रखने वाला, जो नेमिंग वाला जो एरिया होता है वो पड़ा हुआ होता है पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर पार्ट में और ऑक्सीपिटल लोब के एंटीरियर पार्ट में। तो इस एरिया को बोलते हैं एरिया फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। तो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, और प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया को हम बेसल गैंग्लिया के साथ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि बेसल गैंग्लिया का एक फंक्शन था कॉग्निटिव कंट्रोल। कॉग्निटिव कंट्रोल का मतलब होता है प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस के नतीजे में किसी मोटर एक्टिविटी को परफॉर्म करना, कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक मोटर एक्टिविटी परफॉर्म की है और इसका नतीजा आपको पहले से पता है, तो आप फ्यूचर के अंदर अपनी प्रीवियस मेमोरी को यूज़ करते हुए नई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गलती की है किसी काम के अंदर, तो आप गलती से सीखकर उस गलती को रिपीट करने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव कंट्रोल। कॉग्निटिव कंट्रोल के अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही इंपॉर्टेंट होता है।
अब इसकी बात है ब्रोकाज एरिया। तो हमने कहा था कि जो ब्रोकाज एरिया है 2 जगह पे मौजूद होता है। एक होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, स्पेसिफिकली इसके पोस्टीरियो-लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ सकता है, और कुछ पड़ा होता है प्री मोटर एरिया के अंदर, और ब्रोकाज एरिया के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आती है। ब्रोकाज एरिया ही असल में सर्किट प्रोवाइड करता है वर्ड्स के फॉर्मेशन में। अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया तो वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कंडीशन को बोलते हैं आप मोटर एफिजिया। और अगर वर्निकेज एरिया डैमेज हो जाए तो हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं वर्निकेज एफिजिया। और अगर वर्निकेज, ब्रोकास और एंगुलर गायरस सब डैमेज हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोबल एफिजिया। ग्लोबल का मतलब सब चीज़ें डैमेज हो चुकी है। तो आपने ये वाला क्लिनिकल इनके रिलेटेड वर्निकेज एफिजिया, ग्लोबल एफिजिया, ये करना है आपने, और ये वाला मोटर एफिजिया। बाकी जो वर्ड्स की फॉर्मेशन आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये वाली चीज़ कभी भी स्किप नहीं करनी। ये वाली चीज़ इस चीज़ के अंदर ये बता रहा है कि स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, इसको समझने के लिए, इसकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या पाथवे होता है। तो उसको मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यह स्पोकन लैंग्वेज, किसी ने कोई वर्ड लिया या किसी ने आपका नाम से पुकारा, जैसे मैं कहता हूँ गाइटन, तो जो गाइटन का वर्ड ये गया, कोक्लिया को स्टिमुलेट किया, साउंड ने कोक्लिया को स्टिमुलेट किया, कोक्लिया ने इन्फॉर्मेशन दे दी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। ठीक हो गया। अब प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन सेंड कर देनी है वर्निकेज एरिया को। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये वाला प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया इन्फॉर्मेशन ली थी कोक्लिया से, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया सेकेंडरी को सेंड करेगा। सेकेंडरी के अंदर ही वर्निकेज एरिया पड़ा हुआ है, वर्निकेज एरिया इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा। और वर्निकेज एरिया इंटरप्रिटेशन करने के बाद अगर हमने वर्ड्स की फॉर्मेशन करनी है या उसी वर्ड को रिपीट करना है, जैसे मैंने बोला गाइटन, तो मैंने गाइटन के वर्ड को समझा, फिर मैंने दोबारा उसको बोलना है, रिपीट करना है, तो वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है ब्रोकाज एरिया। जिस तरह एंगुलर गायरस विजुअल कॉर्टेक्स को वर्निकेज एरिया के साथ जोड़ता था, तो वर्निकेज एरिया को ब्रोकाज एरिया से जोड़ने वाला एक फाइबर होता है, उसको बोलते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। क्या बोलते हैं? आर्कुएट फेसिकुलस। और ये आर्कुएट फेसिकुलस वर्निकेज एरिया की इन्फॉर्मेशन को लेकर चला जाएगा ब्रोकाज एरिया पे, और ब्रोकाज एरिया इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, स्पेसिफिकली इसके वो वाले पार्ट को जो फेस वाले और माउथ के मसल्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि वर्ड्स की फॉर्मेशन इन एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लैरिंक्स के मसल्स होते हैं, और हम कह सकते हैं कुछ सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं, माउथ के मसल्स होते हैं, टंग के मसल्स होते हैं। तो इन मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और ब्रोकाज एरिया के अंदर ही सारा प्रोग्राम छुपा हुआ है। तो ब्रोकाज एरिया प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इस प्रोग्राम को यूज करते हुए स्पेसिफिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के और वर्ड्स के फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये पूरा सर्किट आपने जरूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी से कह रहा हूँ। इसके बाद है स्पीकिंग रिटन वर्ड। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्पोकन लैंग्वेज का पाथवे क्या है। तो स्पोकन लैंग्वेज का पाथवे कुछ इस तरह से है कि आपने कोई वर्ड देखा, क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो, तो ये रीडिंग वाला पाथवे है। ठीक है, और रीडिंग करते हुए आपने कोई वर्ड पढ़ा और इसको आपने बोलना है, तो उसका पाथवे क्या होगा। आपने कोई वर्ड देखा, जैसे सेंसरी, यहाँ पे मैंने देख लिया मोटर, देख लिया मोटर, तो मैंने वर्ड को देखा, तो वर्ड को जो होगा रेटिना से इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी व्यूअल कॉर्टेक्स में, प्राइमरी व्यूअल कॉर्टेक्स को जोड़ने वाला होगा, वर्निकेज एरिया से जोड़ने वाला होगा एंगुलर गायरस होगा, क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन आ गई विजुअल इन्फॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करनी है, समझना है, तो समझने वाला एरिया होगा वर्निकेज एरिया। उनको जोड़ने वाला एक ब्रिज होगा जिसको बोलेगी एंगुलर गायरस। तो वर्निकेज एरिया के पास इन्फॉर्मेशन आ गई, वर्निकेज एरिया ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, इसका मायने अखज़ कर लिया कि इसका मतलब क्या है। वर्निकेज एरिया ने जब इसकी इंटरप्रिटेशन कर ली, तो जो इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमने दोबारा बोलना है इस वर्ड को, जैसे रीडिंग कर रहे होते हैं। तो फिर वर्निकेज एरिया ने इन्फॉर्मेशन देनी है ब्रोकाज एरिया को, और उनको जोड़ने वाला एक फाइबर होगा जिसको बोलेंगे आर्कुएट फेसिकुलस। अब ब्रोकाज एरिया ने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वही प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, स्पेसिफिकली लैरिंक्स के कह सकते हैं हम, और सॉफ्ट पैलेट के मसल्स और जो टंग के मसल्स, इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप उसी वर्ड को रिपीट कर सकते हो, बोल सकते हो जिसको आपने देखा है। तो ये वाला पाथवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये तो प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स इन डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। तो पहले आपको डोमिनेंट हेमिस्फीयर का बता देता हूँ। ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली यहाँ से एमसीक्यूज शायद ही बन जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या होता क्या है। अब जो इंसान और जानवर के दरमियान एक ही फ़र्क होता है, वो है लैंग्वेज, और लैंग्वेज को समझना और लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन और कॉम्प्रीहेंशन, इसी दो वजह की वजह से इंसानों को इशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। और कहते हैं कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दो पार्ट होते हैं, यानी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट होता है। अब जो 95% लोगों में, ठीक हो गया,
तो जो लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर जो एंगुलर गायरस, ब्रोकास एरिया और वर्निकीज एरिया, क्योंकि यही 3 एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीच की कॉम्प्रिहेंशन में और स्पीच को प्रोड्यूस करने में। तो अगर यही 3 एरिया जिस जगह के ऊपर डोमिनेट करेंगे, अच्छे से डेवलप कर जाएंगे, तो उस हेमिस्फीयर को बोलेंगे डोमिनेंट हेमिस्फीयर। और तकरीबन 95% लोगों में जो होता है वो लेफ्ट वाला डोमिनेंट होता है। जो रिमेनिंग 5% लोग होते हैं उनमें राइट वाला भी हो सकता है या फिर दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं। तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर का मतलब ऐसा हेमिस्फीयर जिसके अंदर एंगुलर गायरस, जिसके अंदर आपको ब्रोकास एरिया, जिसके अंदर वर्निकेज एरिया काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ठीक हो गया। अब डोमिनेंट हेमिस्फीयर का मतलब ये नहीं कि जो दूसरा वाला हेमिस्फीयर है वो किसी काम का नहीं है। जैसे अगर हमने कह दिया कि 95% लोगों में लेफ्ट वाला डोमिनेंट होता है, तो उसका मतलब राइट वाला तो किसी काम का नहीं है, तो राइट वाले को निकाल के हम फेंक भी सकते हैं, लेकिन राइट वाले के अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं कि जो दूसरा वाला नॉन डोमिनेंट, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के भी अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, लेकिन नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर कभी भी लैंग्वेज वाले पार्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जो लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज की प्रोडक्शन या लैंग्वेज के जरिए स्पीच को प्रोड्यूस करना, ये वाले पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डोमिनेंट हेमिस्फीयर में। जो रिमेनिंग पार्ट्स होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, वो आपको नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इसके फंक्शन वाइवा में आ सकते हैं, इसके फंक्शन एसएक्यू में आ सकते हैं। तो आप इसको हाईलाइट कर लो यहाँ से, ये वाला पैराग्राफ जो इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका मेन फंक्शन है कि म्यूजिक को अंडरस्टैंड करने वाला और म्यूजिक को इंटरप्रेट करने वाला जो एरिया होगा वो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा। तो अगर म्यूजिकल लैंग्वेज अगर यूज़ कर रहे हो, क्या अगर आप गाना सुन रहे हो, तो उसको इंटरप्रेट करने वाला, इसके मीनिंग को कॉम्प्रीहेंशन करने वाला जो एरिया होगा वो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा। ठीक है। इसके बाद नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब वर्ड्स, विजुअल एक्सपीरियंस, जैसे वही विजुअल पैटर्न्स अगर आप देख रहे हो कि अगर ये वाला पैटर्न है, ये वाला तो आप इसको देख के समझ जाओगे ये वाला, तो ये क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने कोई वर्ड ड्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पैटर्न ड्रा किया, तो आप समझ गए ट्राइंगल है। तो ये वाला फंक्शन होगा किसका, ये होगा नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड सराउंडिंग, इसका मतलब कि स्पेस में कि बंदे की पोजीशन क्या है, इसके लिम्स की पोजीशन क्या है, फ्लैक्शन में है, एक्सटेंशन में है, ये जो बंदा है वो सिटिंग पोजीशन के अंदर है, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, तो उसकी स्पेशियल रिलेशनशिप, या बॉडी लैंग्वेज क्या है, जिसको बॉडी लैंग्वेज आप कहते हो, और इसके साथ जो जो दूसरों बंदों की वॉइस होती है, इनके दरमियान जो टोन में चेंजिंग आना, कि अगर टोन का ज़्यादा हो जाना, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के नरम आवाज़, या लो फ्रीक्वेंसी साउंड के अगर खुरदरी आवाज़ या काफ़ी शार्प आवाज़, तो जो टोन में चेंजिंग आना, तो टोन को सेंस करने वाला एरिया, वो भी नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपने नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के करने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो ये चेंजेस देखने को मिली। अब आपने 7 पॉइंट्स लिखे हुए, तो आप इन 7 पॉइंट्स को कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं है जितना इसका नीचे वाली एक्सप्लेनेशन है। जो इसका पहला फंक्शन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पहला फंक्शन है एग्रेसिवनेस को कम करके और सोशल रिस्पॉन्सेज को इनहिबिट कर देना, इनएप्रोप्रिएट सोशल रिस्पॉन्सेज को। अब उर्दू में समझाता हूँ आपको। अब जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो असल में वही एरिया है, वो उन एरियाज में से है जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। इसी एरिया की वजह से बंदा, जिसे कहते हैं कि बंदा इंसान का बंदा बन के रहता है। ठीक हो गया, कि उसने किस तरह लोगों से बिहेव करना है, क्या, और जो एक जो सोशल बैलेंस होता है, ठीक हो गया, और अपने सोशल बिहेवियर को जो दूसरों के साथ हम करते हैं वही को कंट्रोल करता है। और अगर ये एरिया ख़राब हो जाए तो उस बंदे का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाएगा और इसकी एग्रेसिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये वाला एरिया इस एग्रेसिवनेस को और इनएप्रोप्रिएट सोशल रिस्पॉन्सेज को इनहिबिट करता है। दूसरा, अब ये वाला एरिया ये जो थॉट प्रोसेस को भी प्रोलॉन्ग करता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो, तो प्लान करने में जो आप टाइम लगाते हो, मिसाल के तौर पर अगर आपने लाहौर से कराची जाना है या कराची से लाहौर जाना है, तो आपने ये पहले आपकी थॉट प्रोसेस में ये होगा कि मैंने पहले पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद मैंने अगर कोई अगर जाने के लिए कोई गाड़ी का बंदोबस्त करना है या कोई फ्रेंड के साथ, तो एक पूरी थॉट प्रोसेस, जो एक थॉट होती है, थॉट के ऊपर कंटिन्यू रहना, थॉट प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करना, यह फंक्शन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। और अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की लीजन कर दे तो वो बंदा, अगर उसकी थॉट स्टार्ट की होगी तो वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो अपनी थॉट पर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, अपनी थॉट को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाएगा। और तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या है? वर्किंग का मतलब होता है काम करते वक्त
जो याददाश्त होती है उसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। अब उसको मैं उर्दू में आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। अब ये है कि अगर आपको किसी ने बताया एक टेलीफ़ोन नंबर, आपने टेलीफ़ोन नंबर को फ़ौरन याद कर लिया और आपको कहा गया कि इस टेलीफ़ोन नंबर को मिलाओ, ठीक है? या इस फ़ोन पे कॉल करो। आपने मोबाइल नंबर को सुना, इसी मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल के ऊपर पेस्ट किया, फिर आपने इस पर कॉल की। फिर अब कॉल करने के बाद जब आपका काम खत्म हो गया, तो मेबी आपका मोबाइल नंबर भूल चुका हो, अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन से याद नहीं किया। तो यही है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना, ठीक हो गया? तो इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। जिस तरह आपको इन्फॉर्मेशन दी थी टेलीफ़ोन नंबर की या मोबाइल फ़ोन नंबर की, और आपको ये कहा गया था कि आपने इस पर कॉल करनी है, और आपने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया अपनी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराने के लिए, और जब आपका टास्क खत्म हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन में भी आपके माइंड से खत्म हो चुकी होगी या फिर आप भूल चुके होगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, जो आपको सिर्फ काम के वक्त याद आती है, और जब काम खत्म हो जाए तो वो खत्म हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। अब है फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोज़म। इस पैराग्राफ को वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रीड दे दो तो फिर ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो थॉट, कॉन्शियसनेस और मेमोरी, इनके दरमियान क्या-क्या डिफरेंस होता है, बल्कि हम इन 3 चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जो मेन पर्पज़ होता है आपको बता देना कि इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर पूरी-पूरी गाइडेंस किसी से भी पढ़ी नहीं जाती। तो जो अगर आप हाइलाइट करते रहोगे और साथ-साथ वीडियो लेक्चर सुनते रहोगे, तो आपके लिए इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थॉट, कॉन्शियसनेस, मेमोरी की टाइप्स, और हम वो कौन-कौन सी एरियाज़ होते हैं जो मेमोरी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट और दूसरे बंदे को मोटिवेट करता है। दूसरा बंदा कौन? मैं ही हूँ। थैंक्स।